नमस्कार, किसका होगा राज तिलक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब वो पल बहुत करीब आ चुका है। अब से कुछ ही देर बाद आपके सामने होंगे आंकड़े हमारे सबसे सटीक एग्जिट पोल के, जिसमें हम आपको बताएंगे बिहार में किसकी बन सकती है सरकार, अगर ये अनुमान जो आज सामने आ रहे हैं वो सही साबित होते हैं। लेकिन इससे पहले अब जो बड़ी बातें अभी तक हमने आपको एग्जिट पोल में दिखाई हैं वो शुरुआत करते हुए अब हम आपको क्षेत्रवार तरीके से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बेहतर सीएम कौन वाले सवाल पर 44% लोग तेजस्वी यादव के साथ, विकास सबसे बड़ा मुद्दा 42% का, बेरोजगारी 30% लोग मानते हैं, छात्रों का वोट महागठबंधन की तरफ 49%, 33% एनडीए की तरफ, जबरदस्त तरीके से महागठबंधन आगे, किसानों का वोट 48% महागठबंधन की तरफ, एनडीए की तरफ 36। आज तक पर देखते रहिए सबसे सटीक एग्जिट पोल, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं आपके सामने एक एक करके क्षेत्रवार तरीके से वो आंकड़े जो आपको बताएंगे कि आखिर कौन सा गठबंधन, महागठबंधन या फिर एनडीए आगे बढ़ रहा है। हम शुरुआत करेंगे जिन हिस्सों में हमने अपने तमाम बिहार के क्षेत्रों को बांटा है, उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके सामने पाटलिपुत्र के साथ। मगध का इलाका, पाटलिपुत्र मगध, उसके बाद मिथिलांचल, फिर सीमांचल, भोजपुर, चंपारण, कोसी। लेकिन हमने कैसे किया सर्वे हम आपको बता दें। सबसे बड़े सैंपल साइज 63,081 लोगों के साथ तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, 243 विधानसभा क्षेत्रों में हमने ये बातचीत करके ये आंकड़े आपके सामने इकट्ठा किए हैं। मुद्दा, कौन सा वर्ग किसकी तरफ, मुख्यमंत्री के रूप में कौन सबसे लोकप्रिय। और अब बारी है, सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं पाटलिपुत्र के इलाके से और आपको क्षेत्रवार तरीके से हम दिखाएंगे। सबसे पहले बात पाटलिपुत्र की, तो यहाँ पर कौन आगे दिख रहा है ये अब हम आपको ड्रोन के जरिए दिखाएंगे। ये आंकड़ा आपके सामने इस वक्त आता हुआ। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र की, तो आपको बता दें जो आंकड़ा है उसके मुताबिक महागठबंधन यहाँ पर आगे है। महागठबंधन पाटलिपुत्र की 61 सीटों पर आगे है, 33 सीटें महागठबंधन की तरफ, जबकि एनडीए के पास 26 आती हुई हमारे अनुमान के मुताबिक। एलजेपी 1, अन्य 1, यानी पहला ही खाता खुलते हुए पाटलिपुत्र मगध के इलाके में बड़ा झटका ये एनडीए के लिए, महागठबंधन 33। रोहित, तो पाटलिपुत्र क्षेत्र जहां पहला आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं इस एग्जिट पोल का, और उसमें 33 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है, जबकि एनडीए को 26 सीटों पर बढ़त है। 61 सीटें पाटलिपुत्र के क्षेत्र में और इसमें 33 पर बढ़त, एक सीट एलजेपी के खाते में और एक सीट अन्यों के खाते में जाने का अनुमान है। हम आपको अगला आंकड़ा दिखाएं उसके पहले फटाफट, क्योंकि खाता खुला है अभी अभी और ये पहला रीजन है। प्रभु जी, आपका कमेंट। पहला जो हम रीजन दिखा रहे हैं वो पाटलिपुत्र मगध का, जिसमें 61 सीटें और 33 सीटों पर तेजस्वी यादव को बढ़त, 26 सीटों पर एनडीए यानी कि नीतीश कुमार को बढ़त, एलजेपी और अन्य केवल एक। पाटलिपुत्र में अगर ये लोग आगे हैं क्योंकि अर्बन एरिया इसके अंदर ज्यादा है जी, तो अर्बन एरिया में लगता था कि एनडीए के लोगों की, नीतीश कुमार की में ज्यादा होगी, तो इससे लगता है कि आगे आने वाले आंकड़े बड़े भयानक होने वाले हैं। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ एनडीए के लिए। हमने ये आपने कह दिया, मैंने नहीं कहा। मेरा इशारा उस तरफ था, पर आप जिस तरह आपके पास आंकड़े मेरे पास है नहीं, तो इसलिए आपको पता होगा क्या होने वाला है। तेजस्वी जो है, मैंने शुरू से कहा कि तेजस्वी ने अपनी पकड़ हर क्षेत्र में, चाहे वो पाटलिपुत्र का हो चाहे आगे जहां भी जाएंगे वहां पर है। तो तेजस्वी ने अपने को, लोग नाराज हो गए मेरे से जब मैंने कहा कि वो कांटेक्ट में रहेगा। मेरा ये मतलब फिजिकल कांटेक्ट होता है कि नीतीश कुमार जी तो कांटेक्ट किसी की तरह, कोरोना है तो बाहर नहीं निकलेंगे लोग। सवाल है कि तेजस्वी ने अपनी एक नई चीज कि मैं एक नई पर्सनैलिटी हूँ, नया चेहरा हूँ, ये हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, हर किस्म के लोगों में वो बना के रखा है। और पाटलिपुत्र में लीड करना, जहां से केंद्रीय मंत्री भी आते हैं उस एरिया से जाकर के, तो वहां पर लीड करना ये अपने आप में एक कहता है कि लोग एनडीए के प्रति थोड़े से नाराज दिखाई देते हैं। आशुतोष जी, अब मतलब जो भी विरासत की राजनीति वाले, ये जिसको पीएम कहते हैं युवराज, जंगल राज वाले युवराज, उसमें तेजस्वी एक एज दिखता है उनका बाकी युवराजों से। और ये सच्चाई है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की कि आधे तो युवराज ही बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए, भारत की राजनीति को डायनेस्टी पॉलिटिक्स से तो आप अलग कर ही नहीं सकते। अगर आपने डायनेस्टी पॉलिटिक्स खत्म कर दी तो इस देश की राजनीति खत्म हो जाएगी। आप कश्मीर से लेके आप तमिलनाडु चले जाए, सब जगह डायनेस्टी पॉलिटिक्स है।
जहां तक तेजस्वी की बात है, तेजस्वी अभी मुझे लगता है कि एक पॉलिटिशियंस के तौर पर उनकी अच्छी जीत हो रही है, ऐसा लग रहा है फिलहाल, क्योंकि पाटलिपुत्र का वो इलाका है जहां पे अर्बन सेंटर्स और अर्बन सेंटर्स में बीजेपी स्ट्रांग मानी जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रांग होती है, आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग होती है, और मोदी जैसा नेता है। अगर वहां पे अगर तेजस्वी की पार्टी इतनी अच्छा कर रही है, इसका मतलब यह कि बाकी के इलाकों में जहां गांव गुर्बत है, गरीबी है, पिछड़े हैं, दलित हैं, वहां पे लैंडस्लाइड जब आएगा तब और परेशानी हो जाएगी। हाँ, वहां पे लैंडस्लाइड होने वाला है। और अगर बीजेपी सेंट्रिक इलाके में इतना अच्छा कर रहे हैं तो जेडीयू के इलाके में क्या होगा, ये आप समझ लीजिए। प्रभु जी ने बिल्कुल साफ बात की। दूसरी बात यह कि एक पॉलिटिशियन के तौर पर यह तेजस्वी के लिए एक बड़ी विजय जरूर होगी, लेकिन अभी यह आकलन कर लेना कि वो उस स्टेचर के बड़े नेता बन जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी जब कमान संभाली थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनके बारे में भी लोग बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, लेकिन 5 साल के बाद वो अपने राजपाट को संभाल नहीं पाए। और वो एक राजपाट चलाना बिल्कुल अलग चीज होती है, चुनाव जीतना बिल्कुल अलग चीज होती। तो अभी किसी बहुत बड़े निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक है, एक अच्छी ओपनिंग है। एक चीज, आपने डेब्यू में सेंचुरी मार दी, सेंचुरी का डबल सेंचुरी मार दी, वो तो ठीक है, लेकिन क्या अगले मैच में सेंचुरी मारेंगे? ये बड़ा सवाल है। अब मुझे लगता है कि चूंकि ये जो भव्य सेट हमारे दर्शक देख रहे हैं, ऊपर हम चलते हैं छत की तरफ और वहां से एक एक करके जिन आंकड़ों पर देश भर की नजर इस वक्त टिकी हुई है, और यकीनन बहुत सारी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश, और ये सीढ़ियां मैं भी विधानसभा के ठीक ऊपर, ये जो तमाम हम दिखा रहे हैं, पाटलिपुत्र का जिक्र किया यहाँ पर, और फिलहाल आपको 0-0 हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाटलिपुत्र के पहले हम सीधे रुख कर लेते हैं। देखिए, सीमांचल पर आज वहां की 24 सीटों पर मतदान हुआ था, लेकिन पाटलिपुत्र यहां पर आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने, और पाटलिपुत्र के 61 सीटों में से एनडीए को कितनी, महागठबंधन को कितनी, मुझे लगता है ये आंकड़े जल्दी से चेंज होंगे आपके सामने, जिसका जिक्र भी हमने यहां पर किया है। महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट को 33 सीटें पाटलिपुत्र की 61 सीटों में से मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए को यहां पर ज्यादा बढ़त नहीं, वो पीछे रह जाती है 26 सीटों के साथ, जबकि एलजेपी यहां पर एक और अन्य के खाते में 1 सीटें। ये पाटलिपुत्र की 61 सीटों का ये बड़ा आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, और यकीनन ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आगाज अगर ऐसा हुआ है तो क्या अंजाम भी ऐसा होगा, ये सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, हालांकि ये अभी एग्जिट पोल है, ये अभी एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। 10 तारीख को फाइनल नतीजे आएंगे, लेकिन महागठबंधन 33 सीटों के साथ यहां पर एनडीए के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और 15 सालों की जो एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे बिहार में देखी जा रही थी, पाटलिपुत्र उसकी तस्दीक करता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। पाटलिपुत्र में आप देख पा रहे हैं कि एनडीए 26 सीटें, महागठबंधन 33 सीटें, एलजेपी ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाती हुई, लेकिन नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ती हुई एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी कम से कम यहां पर नजर आ रही है। यानी कि क्या एलजेपी के चिराग ने महागठबंधन के लालटेन को जला दिया है? कम से कम पाटलिपुत्र इसकी तस्दीक करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसकी 61 में से ये जो पहला बड़ा आंकड़ा है, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। लेकिन क्या पाटलिपुत्र जैसे ही नतीजे बाकी लोगों के भी होंगे, सीमांचल के भी, मिथिलांचल के भी और बाकी हिस्सों के भी? अब सीमांचल का रुख कर लेते हैं। सीमांचल पर हम चलेंगे, चूंकि आज ही वहां पर 24 सीटों के लिए वोट हुए हैं, लेकिन मिथिलांचल देखिए, यहां पर मिथिलांचल की 60 सीटों में से महागठबंधन 36 सीटें, एनडीए को 23 सीटें, यानी कि पाटलिपुत्र जैसी स्थिति मिथिलांचल में भी। मिथिलांचल जो कि ब्राह्मण बहुल कहा जाता है, हालांकि यहां पर मुस्लिम और यादवों की भी एक बड़ी तादाद है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मिथिलांचल की 60 सीटों में से एनडीए 23 पर, जबकि महागठबंधन 36 सीटों पर अपनी बढ़त एनडीए के ऊपर महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव बनाते हुए, और नीतीश कुमार को यहां पर सीधे सीधे मिथिलांचल में नुकसान होता हुआ। हालांकि आपको बताते चले कि मिथिलांचल भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी देखा जाए तो यहां की सीटें उसके लिए महत्वपूर्ण रही हैं, लेकिन ज्यादा कोई कमाल नहीं करती हुई यहां पर मिथिलांचल में एनडीए की ये पार्टियां, और महागठबंधन 36 सीटों के साथ अपनी बड़ी बढ़त को इस दूसरे क्षेत्र में भी कायम रखते हुए। अब मैं जल्दी से आशुतोष सवाल पूछ रहा हूँ आशुतोष जी से। जी, वो छज्जे का नॉस्टैल्जिया आशुतोष जी को आ रहा है, क्योंकि आप ऊपर चली गई ऐसे, लेकिन जिनके लिए ये एग्जिट पोल है आज, उन्हें तो सड़क पे आ जाने का नॉस्टैल्जिया हो जाएगा सर, क्योंकि पहले ही 2 जो क्षेत्र एग्जिट पोल का अनुमान दे रहे हैं, उससे तो लगता है कि ये बहुत लंबा जाने वाला है खेल। नहीं, 121 सीटें हैं, और 21 सीटों में अगर आप देखें 36 और 33 मिला लीजिए तो ये करीब 69 है जी। तो स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा है जी। ये साफ दर्शाता है कि ये लैंडस्लाइड है,
और ये आंकड़ा जाके 160 पे रुकेगा या 170 पे रुकेगा मैं नहीं बता सकता। ठीक है, लेकिन देखिए मिथिलांचल का जो पूरा इलाका है मखाना, माच और पाग के लिए, ये जो मिथिलांचल का पूरा इलाका है उसकी सभ्यता और जो मधुबनी पेंटिंग, जो तमाम चीजें आप देखते हैं, ये पूरा वही इलाका है। ब्राह्मण बहुल जरूर है, बहुत ज्यादा जगहों पर है, लेकिन देखिए चाहे वो शहरी इलाका हो जिसका जिक्र हमने पाटलिपुत्र मगध में किया, या फिर यहां पर वो MY समीकरण, वो तो इंटैक्ट एक मुश्त होकर लगता है एक तरफ गया है। उसके अलावा जो कुछ हुआ है वो बोनस में हुआ है। अभी तक का जो दिख रहा है नजरिया वो यही दिख रहा है कम से कम। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रेमचंद्र मिश्र जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। रामेश्वर चौरसिया जी, LJP के नेता है, सहरसा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उम्मीदवार भी थे सहरसा से। श्याम रजक, वरिष्ठ नेता RJD के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु जी जुड़े कि नहीं जुड़े? दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई नहीं दे रहे। जुड़ गए सुधांशु जी। सुधांशु जी, हाँ जी। मिथिलांचल जी 36 महागठबंधन, आप 23, पाटलिपुत्र मगध 33 महागठबंधन 26 आप। मामला गड़बड़ दिख रहा है कम से कम, अगर एग्जिट पोल के ये नतीजे उस दिन वाकई अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो। देखिए, जो अभी आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है मिथिलांचल और पाटलिपुत्र क्षेत्र का, ये हमारी अपेक्षाओं के बिल्कुल प्रतिकूल दिखा रहा है, क्योंकि जो हम लोगों का फीडबैक है उसके अनुसार तो इन दोनों ही क्षेत्रों में NDA बहुत अच्छी बढ़त के साथ आगे बढ़ रहा है। यद्यपि चूंकि आपका चुनाव एग्जिट पोल तमाम मौकों पर बहुत सटीक हुआ है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी न करते हुए मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि हमारा अपना जो फीडबैक है, हमारा अपना जो आकलन है वह ये है। हाँ, एक बात और भी है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे एक्सिस ने कई मौकों के ऊपर काफी सटीक विश्लेषण किया है, तो बिहार में एक बार यह भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि बिहार की जनता बहुत राजनीतिक रूप से समझदार भी होती है। आपने इसमें एक चीज तो दिखाई है कि 243 की 43 सीटों पे किया है, तो 243 सीटों से करने से ये काफी वास्ट हो जाता है, पर उसी के साथ जो सैंपल साइज है हर सीट का वो 200 सवा 200 के बीच में आ जाता है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो कुछ दिखाया जा रहा है, अगर इसमें स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर जो 3% का होता है उसको अगर हम देख लें तो हो सकता है यदि स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर हमारे पक्ष में आ जाए। अभी मैं सिर्फ आपके आंकड़े में बोल रहा हूं, तो अभी 2 ही क्षेत्र बताएं सर, वो भी दिखाई सकता है। अभी 2 ही क्षेत्र बताएं सुधांशु जी, अभी और क्षेत्र आएंगे एक एक करके, तो उसके बाद देखते हैं ना तस्वीर क्या बनती है। उसमें स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर के बाद भी क्या आपके पक्ष में जाती हैं चीजें या नहीं जाती, अभी पता लगना बाकी है। लेकिन आज ही हमने मध्य प्रदेश का भी, उत्तर प्रदेश का भी ओपिनियन पोल दिया, तो वो आपकी पार्टी के नेताओं ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बहुत बढ़िया, क्योंकि बल्ले बल्ले था, मार्जिन ऑफ एरर भी नहीं ढूंढा किसी ने, ना सैंपल साइज पूछा कि कितने लोगों से बात करके आए हो, ये तो बता दो। नहीं, आपने जो बात कही मैंने भी आपके इसको क्रिटिसाइज नहीं किया, मगर अंतर समझिए, 7 विधानसभा सीटों और 243 विधानसभा सीटों का जब आप सर्वेक्षण करते हैं तो 7 में 3% का मार्जिन ऑफ एरर और 243 के यानी 63,000 में मार्जिन ऑफ एरर में भारी परिवर्तन आने की संभावना रहती है। ठीक है सर, नहीं कोई बात नहीं, इतना इधर उधर का मार्जिन तो रखना ही चाहिए। 2019 के लोकसभा 2019 के लोकसभा के इलेक्शन एक्सेप्ट किए थे ना इन्होंने। 2019 में आपने दिखाए थे कि लोकसभा कितनी सीटें मिलेंगी, बड़े खुशी हुए थे तब। सर कहावत है ना, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तो होता। हालांकि सुधांशु जी ने, डॉक्टर साहब मीठा बहुत खाते हैं, ब्राह्मण है डॉक्टर साहब मीठा बहुत खाते हैं, ये कहते हुए कि आपके सारे सही रहे हैं अमूमन, तो इसलिए मैं केवल जाहिर सी बात है अपनी पार्टी के लिए उम्मीद करेंगे, उनका अधिकार बनता है, और जब तक नतीजे नहीं आ जाए। लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान भी हैं, जरा उनको स्क्रीन पर ले आए, उनसे फटाफट एक एक कमेंट ले लें। प्रेमचंद मिश्रा जी, बहुत दिन बाद कुछ अच्छी खबर आ रही है कांग्रेस के लिए। हाँ, ये पूरे महागठबंधन के लिए अच्छी खबर है, और मैं समझता हूं कि जब एग्जैक्ट पोल के परिणाम आएंगे तो रिजल्ट और भी बेहतर नजर आएगा महागठबंधन के पक्ष में। मैं आरंभ से कहता रहा हूं कि बिहार में बड़े पैमाने पर लोगों में असंतोष और नाराजगी है सरकार के क्रियाकलापों को लेकर, और वो अब उसका प्रकटीकरण आपके एग्जिट पोल में भी हो रहा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है सरकार महागठबंधन की बनेगी, और जो जो आप और भी एग्जिट पोल दिखाएंगे और जब एग्जैक्ट पोल 10 को आएगा तो परिणाम एक बड़े बहुमत के साथ हमारी सरकार के पक्ष में दिखाई पड़ेगा।
तो आज मुझे हंसी इस पर आ रही थी कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने कितना उपहास हम लोग का उड़ाया इससे पहले के एग्जिट पोल पर, उसमें क्या क्या तर्क देते थे। आज उनके तर्क देख लीजिए कुछ और है। तो मैं तो उसमें भी विनम्र था, आज भी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि जिस तरह से बिहार में ईवीएम का सवाल तो नहीं उठेगा ना इस बार? नहीं, देखिए जब जनता बिल्कुल तैयार है, यह इलेक्शन मैंने आपको परसों भी आपके साथ चर्चा में कहा था कि यह वोट फॉर चेंज है। लोग नहीं देखना चाहते थे भाजपा नीतीश की सरकार को, लोगों ने धोखा खाया है ना। पिछले चुनाव में बीजेपी हारी थी, चोर दरबार सत्ता में लोग आ गए, तो लोगों में नाराजगी उस लेवल पर थी, सैद्धांतिक आधार पर था। नीतीश जी ने अपनी संपूर्ण राजनीतिक विश्वसनीयता को खो दिया है। आखिर क्रेडिबिलिटी किसी लीडर का होना आवश्यक है, क्रेडिबिलिटी का अभाव है उनके। एक सवाल श्याम रजक जी से मैं लेना चाहूंगी। श्याम रजक जी, वैसे तो चिराग पासवान की पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो मौसम वैज्ञानिक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव के ठीक पहले आपने माहौल भांप लिया था, इसी वजह से सीधे आपने जेडीयू का साथ छोड़कर आरजेडी का साथ ले लिया, और उसके बाद नतीजे भी कम से कम 2 क्षेत्रों के कुछ इसी और इशारा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि नीतीश कुमार जी पर अविश्वास वहां के विधायकों का रहा है, नेताओं का रहा है, कार्यकर्ताओं का रहा है। अलग बात है कि लोग चुप रहे। मैंने दलितों के सवाल को, गरीबों के सवाल को जब उठाया, उद्योग विभाग में जब विकास की बात हमने कही, तो नीतीश कुमार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। तो मुझको वहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और मैं तो बिहार की जनता के साथ हूं। मेरे लिए सत्ता कुछ नहीं है, मैं तो पद के, प्रतिष्ठा के से अलग होकर के चंद्रशेखर जी के अनुयायी रहा हूं, इसलिए मैंने उनको छोड़ने का काम किया। जो बिहार की जनता के साथ धोखा दे, वो उसके साथ मेरा रहना कतई संभव नहीं था। लेकिन रजक साहब, इतना तो है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। अब ऐसे में भी उस जमीन का इस्तेमाल नहीं कर पाते, और तेजस्वी ने बहुत ताकत झोंकी, सही तरीके से वो आगे बढ़े, जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया, लेकिन 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी बड़ी होती है। एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उससे ज्यादा है कि तेजस्वी जी पर एक विश्वास लोगों का जगा है, और जो महागठबंधन का जो मजबूत, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो, सीपीआई, सीपीएम, माले, ये सब लोगों का जो मजबूती से गठबंधन रहा है, इस पर लोगों का विश्वास जगा। एनडीए में देख लीजिए कितना तू मैं सिर फटुआ हो रहा है। एनडीए में बीजेपी जनता दल यू के खिलाफ बोल रहा है, जनता दल यू बीजेपी के, तो जनता का उसके सिर फटुवल पर, और जिस तरह से नीतीश कुमार जी से लोगों को घृणा हो गया है, तो इस कारण लोगों ने तेजस्वी पर विश्वास किया है। और सबसे बड़ा कि नौजवानों के एक प्रणेता के रूप में तेजस्वी जी निकले हैं। श्याम रजक जी, इस कारण, लेकिन इस बार तो बारी आपकी भी थी, जेडीयू का मंत्री रहते हुए सरकार का आपको अपना हिसाब किताब देना था, लेकिन आपने तेजस्वी यादव को भाप लिया और उसके बाद आप चले गए साथ में। नहीं, मेरा हिसाब किताब मिल चुका है। फुलवारी से हम जीत रहे हैं, फुलवारी से मेरी ही जीत है, दूसरी की जीत नहीं है। आप रिपोर्ट निकाल करके देख लीजिए। जनता ने मुझको फुलवारी की बार जिताया है, कोई ये नहीं, हर वर्ग के लोगों ने, चाहे वो सवर्ण वर्ग के लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों, और हिसाब हमने दिया है। हिसाब हम हर साल देते हैं, वहां पर हर समय देते हैं, हर लोगों के समय देते हैं, और जनता का जितना विश्वास है मुझको, माले को, गठबंधन के उम्मीदवार को हमने जिताने का काम किया। ठीक है श्याम रजक जी, और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसके साथ मैं लौटूंगी आपके पास। जाहिर तौर पर आज के लिए खुशी का दिन कम से कम इन 2 क्षेत्रों के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये बिहार का पूरा मैप है, 243 सीटों का मिथिलांचल और पाटलिपुत्र मगध की हमने बात कर ली है, जहां पर महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब रुक कर लेते हैं सीमांचल की 24 सीटों का, और यहाँ पर देखिए मुस्लिम बहुल ये इलाका, महागठबंधन 15, एनडीए 6। आपको बताते चले कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 60%, 50%, 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन यहां पर कहा जा रहा था कि एआईएमआईएम महागठबंधन का नुकसान करेगा, लेकिन फिलहाल आपको सीमांचल की 24 सीटों से महागठबंधन 15 सीटों पर जीत हासिल करते हुए हमारी इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए 6 सीटें यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। सीमांचल का पूरा इलाका, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको बता दें किशनगंज, अगर 2019 की बात करें तो 40 में से 39 सीटें एक तरफ जहां एनडीए के खाते में जाते हैं, तो एक किशनगंज की जो सीट रहती है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती है। और यहां पर महागठबंधन ने, ऐसा लग रहा है कि वहां पर चूंकि यादव मतदाता भी बड़ी तादाद में है, मुस्लिमों की भी बहुत बड़ी आबादी है, तो फिलहाल एआईएमआईएम कोई बहुत बड़ा फैक्टर बन के वहां पर नहीं उभरा, क्योंकि इन 24 में से 14 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, जिनमें से 11 मुसलमान थे, और माना जा रहा था कि वो अगर वोट कटवा की भूमिका निभाएंगे तो महागठबंधन को इसका नुकसान होगा। लेकिन फिलहाल ये एग्जिट पोल, हालांकि ये अनुमान है,
ये एग्जिट पोल है, 10 तारीख को फाइनल नतीजे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जिन 3 क्षेत्रों की हमने बात की है, उन तीनों के तीनों क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता हुआ नीतीश कुमार के ऊपर एक बड़ी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सीमांचल के इलाकों की हम बात करें, जिसकी बात मैंने किशनगंज का एग्जाम्पल आपको दिया है, हालांकि वहां से उपचुनाव असदुद्दीन ओवैसी ने जरूर जीता था, लेकिन यहां पर महागठबंधन 15। अब मैं सीधे सुधांशु त्रिवेदी जी आपका रुख करते हुए, चूंकि अब तक क्षेत्रवार तरीके से हमने 3 इलाकों का आंकड़ा सामने रखा है, हालांकि ये अभी सिर्फ अनुमान है, फाइनल आंकड़े, फाइनल रिजल्ट 10 तारीख को ही आएंगे, लेकिन किसी भी एक क्षेत्र में एनडीए बढ़त हासिल करती हुई महागठबंधन के ऊपर नजर नहीं आ रही है। सुधांशु जी देखिए चित्रा जी, अभी आपने जो सीमांचल का विश्लेषण दिया, ये हमारा बहुत मजबूत इलाका नहीं रहा है। 2014 में सीमांचल और इससे जुड़े झारखंड के क्षेत्र में हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, मगर अभी आपके विश्लेषण में ये एक बात बहुत स्पष्ट सामने आ रही है। एक तरफ महागठबंधन 2 वर्गों पर आधारित दिखाई पड़ रहा है, चूंकि जहां जहां उसकी संख्या ज्यादा है वहां वो बहुत अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं और उनका जो भी प्रभाव है वो अपनी जगह इंटैक्ट है। तो स्वाभाविक रूप से जो एनडीए का प्रभाव है वो एक होमोजीनियस है, उसमें सभी वर्गों, सभी प्रकार के समुदायों का एक आनुपातिक और बेहतर प्रतिनिधित्व नजर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक दृष्टि से इस विपरीत विश्लेषण में भी आप देखें तो एनडीए एक सकारात्मक भूमिका नजर आता हूं। मैं प्रेमचंद मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने ये कहा उपहास की बात, तो क्या वो यहां पर बोलेंगे कि जो एमवीएम बोला था राहुल गांधी जी ने, अगर ये चुनाव परिणाम ऐसे आते जो हमारा मानना नहीं आएंगे, फिर भी आज की स्थिति में क्या वो इसके लिए क्षमा मांगेंगे? इस सवाल का जवाब प्रेमचंद्र जी से मैं लूंगी, लेकिन जल्दी से एक और सवाल, चूंकि आखिरी दौर में 78 सीटों पर आज ही मतदान खत्म हुआ है। सुधांशु जी, ये जो सीमांचल की 24 सीटों की हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि आखिरी दौर के मतदान के ठीक पहले नीतीश कुमार जब इमोशनल कार्ड खेलते हुए ये कहते हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला, लेकिन ये इमोशनल कार्ड भी काम नहीं आता है और सियासी सरेंडर जैसा मैसेज जाता है। शायद इसी वजह से आंकड़े इस तरह के निकलकर सामने आए हैं। सुधांशु जी, जो उन्होंने वो बात कही वो तो जनता दल यू ने उस विषय में नीतीश कुमार जी के संदर्भ और इस प्रकार के वक्तव्य का किसी भी प्रकार का विश्लेषण दिया जा सकता है, पर जनता दल ने उसे स्पष्ट कर दिया है। और अगर नीतीश कुमार जी को ऐसा कोई बयान देना होता तो वो पहले भी दे सकते थे, परंतु वह जिस संदर्भ में बोला था कानूनी मामला था, उन्होंने अपने ढंग से स्पष्टीकरण दे दिया है कि कोई राजनीति से संन्यास जैसा कोई इसका निष्कर्ष या अर्थ नहीं है। परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा, तो मैंने अभी बोला था एक चीज और प्रेमचंद जी से, देखिए उन्होंने हमारे लिए उपहास की बात कही है, कही मैं तो कहूंगा पूरा गंगा का मैदान, चुनाव कोई भी जीते, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, कांग्रेस केवल हास परिहास का ही विषय रहती है, वो सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में हो। तो यह देखने का विषय होगा कि जब 72 घंटे के बाद वास्तविक अंक आएंगे तब किसका हास और किसका परिहास होता है। प्रेमचंद्र मिश्रा जी जवाब दीजिए इसका, कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? उन्होंने 3 राज्यों का एग्जाम्पल भी दे दिया। नहीं, ये हमको समझ में नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, फिर भी आज तक बिहार में नीतीश कुमार की पिछ लगू है। गठबंधन के बजाय अकेले अपने बलबूते पर तो कभी चुनाव लड़ी नहीं बीजेपी ने, बिहार में लड़ने का काम ही नहीं किया। इनके पास 243 उम्मीदवार भी नहीं है। हमारे गठबंधन पर सवाल खड़ा करते हैं। अरे किसी के गठबंधन पर सवाल करने से पहले आपको अकेले चुनाव लड़ने का साहस जुटाना चाहिए, जो आपकी पार्टी में और आपके नेता में है ही नहीं। कहां कहां आपके गठबंधन में कितने साथी हैं पता है आपको? मुझे लगता है आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। किस राज्य में आपका गठबंधन नहीं है? हर जगह आपने गठबंधन करके और या फिर चोर दरवाजे से सत्ता में आने का काम किया है, और आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। इस चीज को समझ लीजिए कि झूठ की राजनीति बार बार नहीं चलती है। बिहार में 15 साल का बहुत बड़ा समय होता है, उसके बाद भी आपने अगर लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं लाया, रोजगार सृजन नहीं किए, बेहतर क्वालिटी एजुकेशन आपकी सरकार नहीं दी, और स्वास्थ्य विभाग का तो ऐसा जिम्मा 13 साल बिहार का हेल्थ मिनिस्टर बीजेपी के लोग रहे हैं। चित्रा सुन लीजिए, 13 साल बीजेपी का आदमी बिहार का हेल्थ मिनिस्टर रहा है, और अस्पताल में एक बेड पर डेड बॉडी 2 दिन तक पड़ा रहता है, दूसरे तक पर कोरोना पेशेंट का इलाज होता है। ये इससे बड़ा बदहाल क्या आप कर लेंगे बिहार को? तो मैं समझता हूं आपने सिर्फ और सिर्फ भाषण दिया,
जनता के पक्ष में कोई काम नहीं हुआ, लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरा, क्राइम बढ़ा हुआ बिहार ठीक है, और वो संकेत दिख रहे हैं, रिपोर्ट है, वो संकेत दिख रहे हैं। कम से कम एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं, अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो इन सब का असर दिख रहा है। जल्दी से एक बार चलते हैं, हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी जुड़े हुए थे। बड़ा मौसम बदला है, पिछली बार जब आपसे टीवी पर बात हुई थी बीजेपी से एलजेपी में पहुंच गए। चौरसिया जी, आप लोग का तो खाता ही नहीं खुलता दिख रहा अभी कहीं भी, और कहा नीतीश कुमार को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचवा रहे थे। देखिए अंजना जी, वो तो खैर जाएंगे, आप देख लीजिए हमारा स्टैंड पहले से क्या था चिराग पासवान जी का, कि नीतीश जी का साथ नहीं जाना है। उनकी बिहार में ग्राफ बहुत नीचे चला गया है, ये बीजेपी को साफ साफ संकेत था, हम लोग भी बोलते थे। और आपने देखा है, आप देखिएगा एक चैनल पर मैं देख रहा था कि नीतीश कुमार के सीटों का स्ट्राइक रेट 35% है। मतलब बेस्ट मौसम वैज्ञानिक का पुरस्कार नहीं छोड़िएगा, सबसे बेस्ट मौसम वैज्ञानिक का पुरस्कार नहीं छोड़िएगा। सुन तो लीजिए अभी भी कहिएगा कि हमने बताया था। अरे मैं 30 सेकंड में पूरा कर देता हूँ, आप सुन लीजिए काम की बात। काम की बात सुन लीजिए। तो इसमें घाटा बीजेपी को क्या हुआ है, देखिए बीजेपी का जो 55 वोट है, वैस वोट है, वो शिफ्ट कर गया। जो काम चाहते थे लोग, जिनको रोजगार चाहिए था, वो नीतीश कुमार से नाखुश थे। तो नीतीश कुमार को जीवन दान नहीं देना था एलजेपी को, ये पहले से तय था 3 महीना पहले से कि एलजेपी वहीं लड़ेगी, मतलब बंगला छाप वहीं होगा जहां कमल नहीं होगा, और नीतीश के खिलाफ लड़ेगी। तो इसका परिणाम आपको दिख रहा है। और ये डे 1 से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के राज में चरम पर भ्रष्टाचार है, और जिसका जिक्र प्रेमचंद मिश्रा जी कर रहे थे, वो भी एक सच्चाई है कि आप एग्रो इंडस्ट्री नहीं लगा पाए, मुजफ्फरपुर का नाम लेते हैं, वहां लीची की नहीं लगा पाए, आलू का नहीं, आप कौन सा काम किए, एक इंडस्ट्री आप बाहर से नहीं लाए, कैसे रोजगार दीजिएगा, रोजगार कैसे देंगे बताइए। तो किस चीज पर इनको वोट दे, इनके चलते बीजेपी को बहुत सरकार में उठाना पड़ा है। और आखिरी समय पे बाहर आके कहें कि देखो ये तो हमारे मन मुताबिक करने नहीं दे रहा था। इधर एक कहावत कही जाती है ना सर, ना खेलब ना खेलन दे, गुच्ची में थूक दे, कि तुम्हारा भी खेल खराब करेंगे, हमारा तो खैर बनना ही नहीं कुछ भी। सुन लीजिए, हाँ बोल लीजिए, प्रभु जी से कमेंट कर रहा हूं। बोलिए रोहित जी, हम सरकार में केंद्र में थे, प्रदेश में नहीं थे। रोहित जी अब बात भी सुन लीजिए ना, बात भी सुन लिया कीजिए। एलजेपी सरकार में थी, केंद्र में, प्रदेश में नहीं थी। एनडीए में है ना सर आप? हाँ बिल्कुल एनडीए में है। अच्छा ठीक है सर। प्रभु जी आपको भी मालूम है एनडीए में जब 1 लाख सीट नहीं मिलता है तभी सारे खोट नजर आने लगते हैं सामने वाले। बात कर रहे हैं चौरसिया साहब, संघ में रहे, आरएसएस में रहे, उनको जाना पड़ा, उनको भी पता है किस कारणों से जाना पड़ा उनको। जस्टिफिकेशन तो करना है उनको, क्योंकि रामविलास पासवान जो थे वो मौसम विज्ञान मंत्री थे, उनका बेटा नहीं हो सकता सब चीजें। ये मान लेना चाहिए इन लोगों को कि बेटा वो सब कुछ नहीं कर सकता जो रामविलास पासवान जी को मैं चाहता हूँ। लेकिन अभी तक के आंकड़े तो सपोर्ट कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार के खिलाफ हवा है, ये वो बार-बार चिराग के आ रहा हूँ मैं। अभी जब वोटों का बाइफर्केशन करेंगे, कौन कितनी सीटें जीत रहा है, तभी पता लगेगा हमारे को। अभी तो यही कह सकते हैं इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा अभी तक, जिसके लिए 2 सीटें पहले आई थी, एक बार आ गई थी, वैसे 29 पता नहीं खाता नहीं खुला है। हाँ अभी तक खाता नहीं खुला। तो चौरसिया जी की प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। सवाल ये है कि वहां पर जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, उनको अगर सच मान करके चलें कि वही रिजल्ट आने वाले हैं, तो वहां बदलाव की एक लहर चल रही है। हाँ। कि बदलो, हटाओ, बदलो नीतीश को, इसलिए तेजस्वी को मौका या फिर तेजस्वी को मौका? नहीं मैं आशुतोष आप बोलिए। बदलो नीतीश को, नेगेटिव वोट है ये, नेगेटिव वोट है, क्योंकि बीजेपी का कोई चेहरा दिखाई नहीं देता ना। अगर आप कहोगे बीजेपी खिलाफ वोट है, वो तो जब आंकड़े आएंगे कि बीजेपी इतनी सीटें लड़ी, उसमें से कितनी जीती, तब देखा जाएगा। पर तो अभी ये लगता है कि नीतीश वर्सेस जो बन गया तेजस्वी, उसमें तेजस्वी जीत गए और उसकी वजह से लहर चल गई, ये नहीं लग रहा था। नहीं, लेकिन जो बात अभी आप कह रहे हैं ये अच्छी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो हमारे आंकड़े आ रहे हैं, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं। हाँ, वो अभी अगर ये अंदाजा लग जाए तो हमको बिल्कुल एग्जैक्टली पता चलेगा कि दरअसल ये नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी या पूरे सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। तो अगर वो आंकड़े मिल जाएंगे तो स्ट्राइक रेट से पता चलेगा। बिल्कुल पता चलेगा। स्ट्राइक रेट बीजेपी का हमेशा बिहार में सारी पार्टियों से बेहतर होता है। उसका कारण है कि संगठन बहुत मजबूत है उनका। बाकी जैसा संगठन है उनके पास, जनता दल उनका बड़ा नेता भी तो एक ना, प्रधानमंत्री भी जाते हैं। और सर जनता दल यूनाइटेड का कोई संगठन है ही नहीं। पिछले 15 सालों के अंदर नीतीश कुमार ने संगठन के स्तर पर कोई काम नहीं किया, पार्टी को स्प्लिट करने की कोई कोशिश नहीं की है। लीडरशिप जो वहां पर जो है, वो कह सकते हैं आप कि अकाल है लीडरशिप का।
अब लालू के बाद, लेकिन सर आपने भी एक बात कही थी ना कि रामेश्वर जी क्यों वहां गए थे, इसका जगह आप खुलासा कर दे तो जरा मजा आएगा। रामेश्वर जी बेचारे क्यों गए, वो तो वही बताएंगे। सवाल जब मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री रहे, कई प्रदेशों में चुनाव के अधिकारी भी रहे वो, तो उसके बाद वो चले गए। हो सकता है प्लानिंग से गए हैं या अपनी मर्जी से गए हैं, ये तो बाद में पता लगेगा। नहीं वो प्लानिंग क्या थी, नहीं उनको पता होगा, मैं नहीं कह सकता उनके। आज तो है सामने। चौरसिया जी बता दीजिए, आज इतनी चर्चा हो रही है क्यों गए वहां? हाँ, मैं खुद बता देता हूं आपसे। हाँ, बता दीजिए। आज मैं, आपने ध्यान दिया होगा, मैं लास्ट मोमेंट तक नहीं गया था। मुझे पार्टी ने बुलाया, सबसे बात हो गई थी। मैं एक सीनियर नेता भी हूं कि नोखा नहीं सासाराम से लड़ना है। मैं लास्ट मोमेंट तक वेट कर रहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से राष्ट्रीय मंत्री थे आप भाई। लेकिन नीतीश जी की आदत क्या है कि जितने लोग हैं वो और सुशील मोदी मिल करके, नीतीश जी सुशील मोदी लेकर के मिल करके भाजपा के जितने वरिष्ठ थे सबको निपटाने की कोशिश की। किसी के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। अब ऑप्शन नहीं बचा तो हम लोग को यही मालूम था कि नीतीश के कुमार के खिलाफ जो एंटी इंकम्बेंसी है, उनके खिलाफ जो नफरत है जनता के मन में, उसको भुनाया जाए। और इसके लिए चिराग पासवान जी पहले भी कह चुके थे, हम लोग भी अपनी पार्टी में यही बात कहते थे कि नीतीश के साथ नहीं जाना है, तो कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद हम लोगों को, हम ही नहीं 50 लोग भारतीय जनता पार्टी के लोजपा से लड़ रहे हैं नीतीश के खिलाफ, न कि भाजपा के खिलाफ। ठीक है सुधांशु जी, एक सवाल थोड़ा गंभीर जरूर है, लेकिन ये एक आईना हो सकता है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए, और इसीलिए आपसे मैं पूछ रही हूं। चुनाव बिहार के होने थे, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उलझाकर लगातार लोगों को उस मुद्दे से बिहारी अस्मिता के वादे पर आगे ले जाते हुए क्या आप लोग भटक गए उस पोल प्लैंक से जिस पर जनता आगे बढ़ रही थी? उनको नौकरियां चाहिए थी, उनको लॉकडाउन के बाद जो बिगड़े हालात थे उनसे जूझना था, उनको कोसी के गंडक के बाढ़ से जूझना था, उनको नौकरियों को लेकर बहुत बड़ी गंभीरता थी, और आप कहीं और ही उलझे रह गए। क्या ये अपने आप में एक आईना नहीं है एनडीए के लिए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, सुशांत सिंह राजपूत के केस का कोई चुनाव से लेना देना तो नहीं था। अब अगर क्या बात करें, इतने स्टिकर लगवाए आपने, क्या है, सुशांत इतने स्टिकर बंटवाए आपकी पार्टी के संस्कृति प्रकोष्ठ ने, कला संस्कृति प्रकोष्ठ बिहार, देखिए कमल का फूल लगा के। सर एक बात इस पर देखिए, मैं रोहित जी एक बात कहना चाहता हूं जी। हम लोग मुद्दे को उठाते हैं तो गंभीरता से उठाते हैं और सिद्धांतों के आधार पर उठाते हैं। ठीक है, तो दिल से यही बता दीजिए, नीतीश जी से जो नाराजगी थी वो आपको भारी पड़ी बीजेपी को? अरे इन सब मुद्दों से कुछ होता है, मगर हम अपनी जगह पे कांस्टेंट रहे और हम भारत की राजनीति के 70 सालों के सबसे कांस्टेंटली आगे बढ़ते हुए फौज, यानी सतत रूप से आगे बढ़ते हुए दल है। हमने कभी अपने मुद्दे 70 साल में नहीं बदले हैं। नीतीश की नाराजगी, नीतीश से नाराजगी भारी पड़ी। देखिए, अभी तक की जो स्थिति है, जो आप लोग अपना विश्लेषण दे रहे हैं, उसके हिसाब से तो ऐसा प्रतीत होता है कि जनता दल यू के प्रति कोई इस प्रकार का भाव था, परंतु हम ये नहीं मानते। हम नीतीश कुमार जी के साथ पूरी तरह थे, जैसा भी आशुतोष जी ने कहा। एक बार वहां आंकड़े भी आए कि किस दल को कितना मत मिल रहा है और कितनी सीटें मिल रही हैं दोनों गठबंधनों में, तब उसके बाद इन सब चीजों का विश्लेषण बेहतर हो सकता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्र जी भी बने हुए हैं और श्याम रजक जी भी बने हुए हैं। श्याम रजक जी, देखिए, अगर हम महागठबंधन की बड़ी बातें देखें तो महिलाओं की लोकप्रियता के मुद्दे में अभी भी आप देखिए तो बराबरी की एक टक्कर दे रहे हैं नीतीश कुमार 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। ये अपने आप में एक बड़ा पैमाना माना जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव को लेकर भी लोकप्रियता 3% आगे है, लेकिन महिलाओं में 43% अभी भी नीतीश कुमार के साथ है। देखिए, ये बात नीतीश कुमार जी ने अंतिम तक कहते रहे कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन महिलाओं जितना प्रताड़ित हुई, जितना उन लोग साथ, ये कहते हैं कि हम साइकिल बांटे, हम पोशाक बांटे। 58% ड्रॉप आउट है प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक। ये ड्रॉप आउट कैसे हो जा रहा है जब आप विकास कर रहे हैं, जब आप लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आप काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को हम वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं 400 रुपया, लेकिन उससे क्या होना जाना। और जिस तरह भ्रष्टाचार का आलम है, उस आलम के कारण सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं हुई है। आप कह रहे हैं कि हमने जिला परिषद से लेकर के नगर निकाय तक हमने आरक्षण देने का काम किया, लेकिन आरक्षण दिया, अफसरशाही हॉबी रही, अफसर काम चलाता रहा। सिर्फ नाम के महिलाएं जिला परिषद के अध्यक्ष रही, चाहे वो प्रमुख रही, चाहे वो नगर निकाय के अध्यक्ष रही, लेकिन
अफसर के कारण उनका कुछ नहीं चला, इसके कारण लोग नाराज रहे। कहते हैं कि हमने सभी को शौचालय बना दिया। आज स्कूलों में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो महिलाएं कैसे आपके साथ रहेगी? मैं जो आपने आंकड़ा दिया है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन समय आएगा तो आप देख लेंगे कि महिलाओं का सबसे ज्यादा तेजस्वी जी के प्रति समर्थन। ठीक है, एक बार जरा आपको पूरे आंकड़े दिखाते हैं एक एक करके। अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है, चाहे हमने शुरुआत की और एक एक करके आंकड़ा पाटलिपुत्र, मगध, उसके बाद सीमांचल हमने आपको दिखाया, हमने आपको मिथिलांचल का पूरा इलाका दिखाया है। देखिए ये सीमांचल का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि हम तीनों के आंकड़े आपको जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन आरजेडी महागठबंधन जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ये अपने आप में एक ऐसा मकाम है या फिर एक ऐसा मोड़ है कह लीजिए, जो आरजेडी के लिए एक नए भविष्य की तरफ जाएगा। भविष्य और इतिहास के बीच में क्या ये पार्टी इतिहास विहीन पार्टी होगी? क्योंकि लालूवाद को, जैसा आप प्रभु जी कह रहे थे, वो पूरी तरह से पोंछ कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पर ढक्कन लगा देना चाहते हैं तेजस्वी यादव। एक नया वो आगे का अपनी कहानी लिखना चाहते हैं, और तभी तो पिता की फोटो कहीं नहीं लिखाई, लेकिन लगा भी देते तो बीजेपी वाले, जेडीयू वाले कहते देखो जो कैदी है उसकी फोटो लगी है। तो उन्होंने ये बड़ा स्मार्ट खेला। एक जुडिशियल बात होती है कि एक क्राइम के लिए आप किसी को 2 बार सजा नहीं दे सकते। ये परिवारवाद या राजकुमार या ये सब चीजें हैं, वो जेल में पड़े हुए हैं, जो उन्होंने काम किए उसकी सजा उनको मिल चुकी है। उनको कितनी बार उनकी बात पे हराएंगे आप? क्योंकि कोई भी जज जो है, जो वर्डिक्ट तो है, एक बार क्राइम को जेल के अंदर एक मर्डर किया, उसने जेल में चला गया, अब 20 साल बाद इसको दोबारा डाल दिया क्योंकि इसने मर्डर किया। बीजेपी ये कोशिश कर रही थी, एक हर बार वो आपको बार बार लालू राज याद दिला रहे थे, वो बता रहे थे युवराज जंगल राज के युवराज चल रहा था। ठीक बात है, उनका अपना तरीका काम करने का, वो काम नहीं किया। मैंने शुरू में कहा कि बीजेपी के पास संगठन है, वहां पर चेहरा और उनके पास नारा ना चेहरा ना चलन नहीं था, इसलिए वो संगठन के ऊपर कितनी बार लड़ेंगे। मैं पहले भी कहा आपके, बीजेपी के पास संगठन है, सबसे बड़ी पार्टी है, वहां के मंत्री उनके अच्छे हैं, कार्यकर्ता उनके पास है, परंतु उन कार्यकर्ताओं को लीड करने वाला, जैसे मोदी जी नेशन को लीड करते हैं ऊपर, उनके पास संगठन भी है। मोदी जी अपने आप को लीड करते हैं, वहां पर उनको देख ऐसा कोई नेता नहीं है बीजेपी का जिसके पीछे वहां की जनता लग ले। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये कोविड के दौरान, कोविड के बाद का पहला चुनाव, जब इकोनॉमी 23.9% है, क्या ये इस बात का रिफ्लेक्शन नहीं है कि कोविड की वजह से जनता परेशान हुई है? नो, आप जो बात करें कि इतने सारे लोग, कम से कम वहाँ पर 3 मिलियन लोग गए हैं, सुना मैंने, वहाँ पर बिहार के अंदर जाकर गए हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर वजन, उनका बोझ बढ़ गया गांव के अंदर जाकर के, ये एक हो सकता कारण उसका। पर ये सवाल है कि कोविड के बाद पहला हो रहा है, जितने भी लोग बाहर से गए वहाँ पर इकट्ठे हो गए। पर अनएम्प्लॉयमेंट जो आपने मुद्दा बताया एग्जिट पोल के अंदर, कि विकास और अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, और तेजस्वी उनको कनेक्ट कर पाया अपने साथ कि मैं आपको 10 लाख से उसका मजा करा इन लोगों ने, वो बैकफुट में चले गए, उसके 19 लाख प्रॉफिट कर दिया। तो उसको कोविड के खिलाफ सरकार के कामकाज का पिछले 6 महीने में जनता के प्रति सरकार के रवैये का रेफरेंडम नहीं कहे? नहीं, मैं नहीं मानूंगा सर, कोविड के खिलाफ वोट नहीं है ये, सिर्फ नीतीश कुमार जी का पूरा जो रवैया रहा है पिछले 15 साल से देखेंगे। नीतीश कुमार रवैये पर जिक्र किया, काउंटर क्वेश्चन जल्दी से। क्या चूंकि उनका जो रुख रहा है बीते दिनों, उनकी जो छवि बनी है, वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हो गई। इनविंसिबिलिटी जो उनके पास, नीतीश कुमार जी को मैंने पहले भी कहा, मैं 40 साल से जानता हूं, नीतीश कुमार जी अच्छे व्यक्ति हैं, उनका अच्छा है, परंतु उनको लगा कि वो इनविंसिबल है, मेरे बिना कोई सरकार नहीं बना सकता। ये जो उनके अंदर घमंड का, मैं सकता हूँ यूज कर रहा हूँ, रॉन्ग वर्ड है, मैं जिधर उसकी सरकार, जिस तरह मैं हूँ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो हमारे पास मौसम मंत्री थे हमारे रामविलास जी, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिधर भी जाए रात के 12 बजे अपनी स्वेरिंग करा लेते थे, उनको लगता था कि मेरे बिना सरकार बन ही नहीं सकती। तो उसको लेकर के कि मैं हूं, जब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, इस बार उन्होंने आखिरी दाव छोड़ दिया कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, मेरे को वोट दे दीजिए, वो भी नहीं चला। तो नीतीश कुमार जो एक बिहार के नेता, जिसको आप प्रधानमंत्री कई बार हम मीडिया वाले बना रहे थे, उस वक्त बीजेपी के मैं लोगों से कहता था, अभी मीडिया वाले बना रहे थे या उनकी खुद की महत्वाकांक्षाएं थी? एक और कहना चाहता हूँ मैं, एक ही सेंटेंस कहूंगा। और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जितने भी बीजेपी की नेता, चौरसिया साहब यहाँ बैठे हैं, वो नीतीश कुमार की इतनी तारीफ करते थे जैसे अटल जी के बाद नेता ही उनके बाद नीतीश कुमार है। अब उनको लगा कितना महंगा पड़ रहा है। में इतने खुश थे कि सारी बातचीत में लोगों को एक चीज याद दिला दे, सस्पेंस अभी बाकी है, असली आंकड़ा अभी तक नहीं दिया। आखिरी आंकड़ा क्या होगा, महागठबंधन को कितनी सीट आएंगी, इसका अभी आप केवल अनुमान ही लगा रहे हैं। हमारे पास आंकड़े आ चुके हैं। भोजपुर जैसा इलाका बहुत महत्वपूर्ण होगा। चित्रा, एक बार वहां से बताइए, क्योंकि विधानसभा का ये नजारा अगर वाकई परिवर्तित होगा
जो हमारे एग्जिट पोल के अनुमान है, तस्वीर बिल्कुल पलट सकती है यहाँ की। अंजना, देखिए हम सब जानते हैं कि विधानसभा की छत पर अगर हम चढ़ेंगे तो आसपास का कितना खूबसूरत माहौल रहता है, लेकिन इस वक्त आज तक के परिसर में जो बिहार विधानसभा हमारे दर्शक देख रहे हैं, यहाँ के जरिए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, यकीनन वो नीतीश कुमार की चिंता बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव के लिए अच्छी खबर। लेकिन फिलहाल एक बार जल्दी से मैं चाहूंगी कि जल्दी से यहाँ पर बता दें, देखिए मिथिलांचल, पाटलिपुत्र और मगध और सीमांचल की हमने बात कर ली है, और यहाँ पर ये 3 बड़े आंकड़े 3 अलग अलग क्षेत्रों के रखे हैं। 145 सीटों का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा, जिसमें 84 महागठबंधन को, 55 एनडीए को मिलता हुआ। लेकिन आपको बता दें कि सरकार बनाने के लिए 122 सीटों के लिए 38 चाहिए तेजस्वी यादव को, जबकि एनडीए को 67 सीटें चाहिए। तो चलते हैं भोजपुर। अब भोजपुर किसकी उम्मीदों को पूरा करेगा, किसकी उम्मीदों को खत्म करेगा, यहां पर भी ये चौथा क्षेत्र, और भोजपुर की 49 सीटों में से 33 महागठबंधन को, और भोजपुर में एनडीए बुरी हालत में, नीतीश कुमार पस्त पड़ते हुए यहां पर दहाई का आंकड़ा इस एग्जिट पोल में नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि भोजपुर की कई सीटों पर शुरुआती पहले दौर में ही मतदान हो गए थे, लेकिन यहां की 49 सीटों में आप देखिए एनडीए किस तरह से 9 सीटों पर, यानी कि दहाई के आंकड़े को भी छू नहीं पा रही है, जबकि महागठबंधन को 33 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि अब बिल्कुल करीब जो बहुमत का 122 का आंकड़ा है, उसके करीब पहुंचते हुए तेजस्वी यादव। लेकिन क्या चंपारण की सीट और साथ ही कोसी की सीट यहां पर आंकड़े को बदल देगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अगर इस 33 सीट को हम बिला ले तो इसके पहले महागठबंधन को बाकी 3 क्षेत्रों से 84, जबकि 33 ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। भोजपुर की 49 सीटों में से एनडीए को 9 सीटें, महागठबंधन को 33 सीटें, एलजेपी को 2 सीटें, अन्य को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। चंपारण और कोसी की भी आप बात करेंगे। चंपारण अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और कोसी क्षेत्र जिसका जिक्र खुद तेजस्वी यादव की ओर से, जाहिर तौर पर आज तक का ये सर्वे बहुत गौर से वो देख रहे होंगे, और आज जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया है वो महत्वपूर्ण। लेकिन उसके पहले ये देखिए बिहार के मैप के पास एक बार फिर से आते हैं। हमने आपको सबसे पहले पाटलिपुत्र मगध की तस्वीर दिखाई, फिर मिथिलांचल की हमने बात की, उसके बाद सीमांचल जो कि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ ये पूरा का पूरा इलाका मुस्लिम बहुल वाला, और ये भोजपुर का इलाका भी हमने आपको दिखाया। भोजपुर की 49 में से एनडीए 9 सीटों पर हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से जीती हुई, जबकि महागठबंधन 33 सीटों पर, मतलब आप इसको भोजपुर में प्रचंड जीत महागठबंधन की 49 सीटों के भीतर आप कर सकते हैं। लेकिन चंपारण की 18 और कोसी की 31 सीटें बाकी हैं। क्या इसके जरिए एनडीए कोई बड़ा खेल करने में कामयाब रहेगा, या फिर तेजस्वी यादव अपने बलबूते 122 का जो जादुई आंकड़ा है वो प्राप्त कर लेंगे हमारे इस एग्जिट पोल के हिसाब से? ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको बताते चलें कि चूंकि इंडिया टुडे एक्सेस का लगातार जो एग्जिट पोल हमने आपके सामने रखा, चाहे 2019 के जितने भी विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, सभी पूरी तरह से सटीक साबित हुए। यही वजह रही कि सभी को, दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है, और लगातार आज तक के तमाम सहयोगियों के पास, हमारे पास फोन आते रहे कि बिहार का आंकड़ा क्या होगा, जल्दी से बताइए, चूंकि इंतजार रहता है इसी बात का। और ये आंकड़े अपने आप में इस बात को तस्दीक करते हुए कि तेजस्वी यादव ने यहां पर नीतीश कुमार के ऊपर बढ़त बना ली है। क्या वो प्रचंड तरीके से आगे जीतेंगे? क्या चंपारण और कोसी भी उसी तरह की जीत देगा जैसा कि भोजपुर और बाकी के 3 इलाकों में हम दे रहे हैं? ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। मुझे लग रहा है कि बिना इंतजार के चंपारण की 18 और 31 सीटें, कोसी की हम दिखाएं। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से सुधांशु जी आपका रुख करते हुए, लेकिन मुझे आशुतोष जी बहुत देर से नहीं बोले हैं। आशुतोष जी ये बताइए, भोजपुर के 49 में से 33 महागठबंधन को, 9 सीटें एनडीए को, ये आंकड़ा क्या बताता है? ये तो साफ लग रहा है हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। इसका मतलब ये कि बीजेपी की भी हालत बहुत खराब है, क्योंकि अभी तक जो ये कहा जा रहा था कि सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और बुरी तरीके से वह लोकप्रिय है, तो इसका मतलब यह कि जनता ने अगर नीतीश कुमार के खिलाफ वोट दिया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नहीं छोड़ा है कि आप भी सरकार में शामिल थे, अगर काम नहीं हुआ है, अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर नाराजगी है तो साफ है कि बीजेपी भी उससे छूती नहीं है। और भोजपुर का तो अगर 49 में से सिर्फ 9 सीटें अगर एनडीए को मिल रही हैं तो इसका मतलब बीजेपी को तो 4-5 सीटें मिलेंगी, जेडीयू को 2-3 सीटें मिलेंगी, और 33 सीटें महागठबंधन को मिल रही है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, और मुझे लगता है कि आंकड़े और भी बड़े भयानक हो सकते हैं, जैसा कि प्रभु कह रहे थे। गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, ये तमाम ऐसे इलाके, आरा, हमने राजतिलक का भी शोज यहां से किया था, ये पूरा ऐसा इलाका है। मुझे लगता है ये अपने आप में एक ब्लडशेड की तरह है अगर आप देखें तो, क्योंकि खास तौर पर अगर आप छपरा की बात करें, ये तमाम ऐसे इलाके भी जहां पर सारण, जहां पर एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव लगातार वहां से जीतते रहे, उसके बाद राबड़ी देवी वहां से जीतती रही, लेकिन पिछले 5 सालों से वहां पर बीजेपी अपनी जीत दर्ज कर रही थी, विधायक के स्तर पर भी और सांसद के स्तर पर भी। ये सब कुछ
हाथ से स्लिप कर जाना, सारण आप देखिए जहां से रूडी है सांसद, ये तमाम इलाकों का हाथ से स्लिप कर जाना ये बता रहा है कि सिर्फ मुस्लिम और यादव नहीं, अब यूथ भी जुड़ गया है। M+Y+Y नौकरी का मुद्दा तेजस्वी यादव के हक में काम कर गया है और भोजपुर के इस पूरे इलाके का हाथ से निकल जाना एक बहुत बड़ा संकेत है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बोल लीजिए चौरसिया जी। हालांकि बहुत कुछ बोलने को छोड़ा नहीं जनता ने आपके लिए, छोटा सा। देखिए, भोजपुर मेरा इलाका है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। भोजपुर में मैंने उस दिन सबको फोन किया, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी का वापस फोन आया था मेरे पास। मैंने बोला सर A49 जो सीट है इसमें अकेला वैस EBC मैं लड़ता हूं, अगर ये टिकट कटता है तो आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, जैसे यूपी में 2007 में काशी प्रांत में झेलना पड़ा था। ये परंपरागत बीजेपी का वोट है जिसको बड़े प्लान वे में नीतीश कुमार जी ने खत्म किया, सीटें लेकर के हमारी मजबूत सीटों को ले लिया, वहां मिला नहीं। और मैं आपको बता दूं अंजना जी, ये मुस्लिम बहुल इलाका नहीं है, यहाँ मुसलमानों की संख्या भोजपुर और मगध में मात्र 10% है। ये पूरा EBC वैस वाला फैक्टर है जो दोनों को लेकर के डुबा दिया और इसके चलते बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपको अपने आप पर अफसोस नहीं होता है जब आप अपने आप को पूरी जाति में समेट देते हैं? मिस्टर चौरसिया, ये सच है कि हिंदुस्तान की राजनीति की एक सच्चाई है। सोशल इंजीनियरिंग की आप सोशल इंजीनियरिंग की क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं वैश है, EBC सीट है, आप लोग इसी में सिमट कर हमेशा रहना चाहते हैं और इसी को प्रोपोगेट करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सर। एक मिनट ये देखिए, जीत और हार गणित अपनी जगह, लेकिन इतने खुलकर तो मत उतरिए जातिवाद पर सर, इतना खुलकर मत उतरिए। कुछ तो पर्दा रहने दीजिए, कुछ तो पर्दादारी कीजिए कि मैं वैश था, EBC था, वहां से टिकट मांग रहा था और नहीं मिला। क्या आप लोग भी सर मजाक बनाकर रख दिया है अपने हिंदुस्तान का? अंजना जी, मैंने पहले कहा आपको कि बंधुआ वोट जो था बिहार के अंदर वो छूट गया है। हाँ। उसको लिबरेशन मिल गया है, स्वतंत्रता मिल गई है। इसमें कोई बंधुआ वोट नहीं है जाति के नाम पर। जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं और जगदीप दिखा रहा है, बिहार में पहली बार कोई भी राजनीति जो है जाति के नाम पर नहीं चली। मैं बिल्कुल सहमत नहीं किसी बात से कि MY है ++++ है। वो तो होगा जो ++ का मतलब ये कि जाति टूट गई वहाँ। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? मुस्लिम मतदाता नहीं गया है पूरा एक मुश्त RJD पहले कौन सा उम्मीद करते थे कि NDA के बाद जाएगा क्या? नहीं, लेकिन वो गया है ना, एक सच्चाई है, तो बताना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारा ये एग्जिट पोल ऐसे संकेत दे रहा है जिसमें उसके सबसे बड़े टेकअवेज ऐसे हैं कि मुस्लिम मतदाता, यादव मतदाता और जो यूथ है, युवा है, वो गया है RJD की तरफ। ये हमारे एग्जिट पोल की फाइंडिंग। पहले भी जाता था जी, कम परसेंटेज जाती थी, वो तो इंटेक्ट वोट है उनका। हाँ। पर सवाल है उसके साथ ++ तभी होता है जब जाति टूट जाती है। जो जातियां उनके साथ ही, जो आप देख रहे हैं, बाकी हर जगह देख रहे हैं, पाटलिपुत्र मिथिलांचल देख रहे हैं, जब ब्राह्मण हैं, राजपूत लोग हैं, वो अगर वहां से चले गए, बिखर गए RJD से, इसका मतलब ये है कि लालू की जो इमेज थी MY, तो वो तोड़ने में वो सफल हुए। उनके बेटा जो है वो सफल हुआ। ये दिखा रहा है हर रीजन में सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर एक ही रीजन की बात होती कि आपने सीमांचल में जहां मुस्लिम लोग ज्यादा पड़े हैं। सुधांशु जी का एक कमेंट ले लेते हैं। सुधांशु जी एक सवाल के साथ इस पे कमेंट दे दीजिएगा, जैसा रोहित कह रहा है। देखिए, जहां भी ज्यादातर लोगों पे जो एग्जिट पोल की फाइंडिंग्स है वो बता रही है कि लोग बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे पर कहते थे कि ये काम हुआ है, लेकिन उससे आगे नौकरी का वादा और जो तेजस्वी का प्रोजेक्शन था वो बहुत काम कर गया है। हम आपको दिखा रहे हैं लोकप्रियता में, माफ कीजिएगा, ये जो अभी तक सीट अभी तक हमने जितना दिखाया है, मिथिलांचल, सीमांचल, पाटलिपुत्र, भोजपुर, ये सब मिलाकर, यहां की सीटें मिलाकर 117 पर पहुंच गए तेजस्वी यादव और 64 पर अटका हुआ है NDA। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। देखिए, सब लोग अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। अभी देखिए, एक तरफ ये विश्लेषण आया हमसे जो गया कि इनकम्बेंसी है। अभी दिखाया सीमांचल में यह विश्लेषण किया गया, मुस्लिम मतदाता बहुत प्रबल मात्रा में है, इसलिए वहां सीटें ज्यादा आई। तो जी अपने मनोभाव को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा क्या ये कोविड की असफलता है? जब प्रभु जी ने कहा नहीं वो नहीं लगता, तो वो दूसरी चीज के ऊपर आ गए कि नहीं वो शायद वो बीजेपी के साथ बड़ा बुरा हो रहा है और उसका प्रभाव है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सब अपने अपने हिसाब से विश्लेषण दे रहे हैं, परंतु मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा, यदि आपका ही आंकड़ा सही मान लें तो जो सामाजिक समीकरण की बात थी, विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा, यदि वो समीकरण जिसको MY कहते थे वो 20 + 14, 15, 34 है, अगर उसके बाद आप 37-38% पे हैं, तो अगर बाकी लोग आए तो 50% क्रॉस कर गए होते। हाँ। आशुतोष जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। सुधांशु जी, ये नीतीश कुमार की हार है या NDA सरकार की हार है बीजेपी की ये बिहार में? आशुतोष जी, अरे इतनी उतावली क्या है?
अभी हार जीत का फैसला तो होने दीजिए, अभी तो आया ही है। आपने मुद्दा बताया, वो तो पहली बार बिहार और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों में कोरोना मुद्दा था। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। नहीं, मैंने तो बड़ी पोलाइटली आपसे सवाल पूछ दिया, इनोसेंटली। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ना, होने दीजिए ना, अभी परिणाम आने दीजिए, उसके बाद होगा। चलिए से लोग झोंक के स्तर पर ही छोड़ देते हैं और रुख चंपारण का कर लेते हैं, क्योंकि यहां से क्या संदेश आता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। सीधे लिए चलते हैं आपको चित्रा के पास। विधानसभा की छत पर मैं खड़ी हूं अंजना, और यहाँ से माहौल बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि पटना में हम सब ने वहां पर अलग अलग प्रोग्राम किया था। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बुलेट रिपोर्टर के जरिए भी मैं गई थी और वहां के माहौल को टटोला था। और अब इन 18 सीटों पर ये देखिए आंकड़े तेजी से बदलते हुए, और यहाँ पर चंपारण की 18 सीटों में से महागठबंधन 10 और एनडीए 8, यानी कि बाकी की 4 सीटों का, 4 क्षेत्रों का, 4 रीजन का जो हाल रहा, 5वें रीजन में भी महागठबंधन 2 सीटों से ही सही, लेकिन यहाँ पर एनडीए के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें चंपारण की वाल्मीकि नगर सीट है, वहां पर आज लोकसभा के लिए उपचुनाव भी थे, जेडीयू के खाते में वो सीट थी, और उसके बाद एक बार फिर से जेडीयू वहां पर मजबूत दावेदारी कम से कम लोकसभा में अपनी दिखा रही है। लेकिन अगर विधानसभा के हिसाब से बात करें तो महागठबंधन के 10 यानी कि तेजस्वी यादव को जो 5 सीटें चाहिए थे, उसके हिसाब से यहां पर आराम से सरकार बनती हुई 117 में अगर आप महागठबंधन के इस 10 सीट को, और यानी कि 127, 122, और आपको बता दें अभी तक कोसी का आंकड़ा नहीं आया है, कोसी के 31 सीटों का आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन महागठबंधन ने 122 सीटें जो चाहिए बहुमत के लिए उस आंकड़े को पार कर लिया है। और ये अपने आप में बड़ी कामयाबी यहां पर तेजस्वी यादव के लिए, और नीतीश कुमार की बुरी हार यहां पर दिखाई दे रही है। 31 साल के तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार इस तरह से हारेंगे, इसका अंदाजा 2 महीने पहले तक किसी को नहीं रहा होगा। लेकिन बड़ी जीत के पीछे क्या ये वजह है कि तेजस्वी यादव ने अपने बड़े बड़े होर्डिंग से अपने पिता का चेहरा हटाया, जंगल राज की छवि को खुद से चिपकने नहीं दिया, इसके अलावा लोगों के बीच जाकर जंगल राज वाले जो 15 साल का राज था उसको लेकर माफी मांगी, बड़े बड़े होर्डिंग्स में सिर्फ और सिर्फ परिवार के किसी भी शख्स का चेहरा, यहां तक कि अपने बड़े भाई तेज प्रताप का भी चेहरा नहीं लगाया, सिर्फ तेजस्वी यादव के नाम पर ही ये चुनाव लड़ा गया। क्या उनकी ये साफ सुथरी छवि, हालांकि 2017 में हम सब जानते हैं सीबीआई और ईडी ने किस तरह से बहुत सारे मामलों में रेड की थी, लेकिन उसके बावजूद क्या अपनी छवि को बेहतर बना पाने में कामयाब रहे, इस वजह से ये प्रचंड बहुमत, क्योंकि अभी 31 सीटें कोसी क्षेत्र की बाकी हैं, और कोसी ये वो इलाका आपको बताते चले यहाँ पर ज्यादातर सीटों में 31 में से यादव बहुल क्षेत्र हैं, यादव बहुलता वाला ये क्षेत्र कोसी, हालांकि हर साल आती बाढ़ यहाँ की दुर्दशा भी कर देती है, लेकिन चंपारण की 18 सीटें महागठबंधन को 127 सीटें 227 सीटें। और अब बात कर लेते हैं कोसी की 31 सीटों का जल्दी से जिक्र, और इसी के साथ ही तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। इसकी बात हम करेंगे क्योंकि सस्पेंस थोड़ा सा बना के रखते हैं, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उन्होंने प्रचंड बहुमत जो 122 का चाहिए उसको 243 में से क्रॉस करते हुए 127 सीटें अब तक के 5 रीजन में जो आज तक ने दिखाया है उसके जरिए। और ये देखिए, ये बिहार का पूरा मैप, इसके जरिए समझिए कि सिर्फ ये कोसी का ये पूरा का पूरा इलाका बाकी है। इसको अगर हम छोड़ दें तो सीमांचल में भी शानदार जीत हासिल करता हुआ महागठबंधन, पाटलिपुत्र मगध में भी, मिथिलांचल में भी, चंपारण की 18 सीटों में से 10 पर महागठबंधन, जबकि एनडीए को 8 सीटें, जबकि चंपारण की माना यही जा रहा था कि यहां पर नीतीश कुमार का प्रभाव काफी ज्यादा अच्छा रहता है। जबकि भोजपुर की बात करें तो यहां पर भोजपुर की 49 सीटों में से 33 सीटें हासिल करता हुआ महागठबंधन दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से लेफ्ट साइड से लगातार हम आपको एक एक करके क्षेत्र वाइज अगर हम बताएं, सीमांचल की 24 सीटों पर आज ही वोटिंग हुई है, और आपको बता दें 24 में से महागठबंधन 15 सीटों पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए 6 सीटों पर एलजेपी का खाता नहीं खुला, जबकि जीडीएसएस को 3 सीटें सीमांचल में मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। पाटलिपुत्रा की बात करें, कुल 61 सीटें, यानी कि जितने भी ये रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा सीटें पाटलिपुत्र में ही है। एनडीए 26 पर, जबकि महागठबंधन उससे आगे पाटलिपुत्र में भी, जहां पर माना जा रहा था कि एनडीए काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का जादू घट गया, तेजस्वी यादव का सिर चढ़कर बोल रहा है, इसी वजह से 33 सीटें इन 61 में से। मिथिलांचल की बात करें, 60 सीटों में से मिथिलांचल के एनडीए को 23 सीटें, महागठबंधन को 36 सीटें, एलजेपी को 1 सीटें मिल रही हैं। भोजपुर के 49 में से एनडीए को 9 सीटें, महागठबंधन को 33 सीटें। अगर इन तमाम इलाकों में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कहीं पर कर रहा है इस वक्त महागठबंधन, तो वो भोजपुर का है, क्योंकि एनडीए दहाई के आंकड़े को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। महागठबंधन 33 सीटें, चंपारण के 18 में से एनडीए 8, महागठबंधन 10, और अब बाकी है कोसी के 31। लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखते हैं, सीधे सुधांशु जी आपका रुख करते हुए
अब तो बाकी कुछ क्या रहा आपके लिए कहने को? एग्जिट पोल का ये आंकड़ा बता रहा है 122 का जो बहुमत चाहिए उससे ज्यादा 127 सीटें, वो भी तब जब कोसी की अभी 31 सीटें बाकी हैं। इसका फाइनल आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन नीतीश कुमार जाते हुए, तेजस्वी आते हुए हमारे इस एग्जिट पोल के जरिए। देखिए, अभी आपने कहा पोल में आंकड़ा बाकी, ये कहना चाहूंगा कि अभी अंतिम परिणाम भी आने बाकी है। अंतिम परिणाम आने के बाद ही उसका जिसे ऑब्जेक्टिव विश्लेषण कहते हैं, यानी वस्तुपरक वो काम किया जा सकता है। अभी हम आपके सर्वेक्षण का विश्लेषण कर रहे हैं। सर्वेक्षण के विश्लेषण के संदर्भ में हम अपना विचार दे चुके हैं, परंतु परिणाम का विश्लेषण के लिए तो मुझे लगता है जैसे आप अंतिम चरण की बात की प्रतीक्षा करेंगे, मेरा मानना है हम परिणाम की प्रतीक्षा। रामेश्वर चौरसिया जी, परिणाम की प्रतीक्षा तो यहाँ पर बीजेपी करती हुई, लेकिन आपसे मुलाकात चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी, आपके ही जिस विधानसभा क्षेत्र से आप मैदान में हैं। रामेश्वर जी, मतलब हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। खुद का भी चिराग पासवान और आपकी पार्टी ने कुछ भला नहीं किया और नीतीश कुमार को भी काफी डैमेज किया, जिसका सीधा सीधा फायदा अब तक के ये आंकड़े तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामेश्वर जी, देखिए चित्रा जी, उस समय भी मैंने बोला था कि चिराग जी ने तो 3 महीना पहले भाजपा को आगाह कर दिया था। हम लोगों ने भी बोला था कि नीतीश कुमार के साथ जाने में घाटा है, क्योंकि जनता नीतीश कुमार के खिलाफ हो गई है। चाहे 15 साल का फेस ऑफ, बहुत सारे फैक्टर है, बताया नहीं जा सकता। तो ये तो क्लियर कट था कि हम भाजपा के तो साथ हैं, लेकिन नीतीश के साथ नहीं है। और आपने देखा जहां जहां बंगला छाप था वहां कमल छाप नहीं था, तीर छाप था। तो नीतीश कुमार के जात जाकर के हम क्यों शहीद होते, उसके भागीदार क्यों बनते? हम बीजेपी के साथ थे, हम बार बार कहते थे, और बीजेपी को नुकसान, उससे बीजेपी को भी नुकसान हुआ। लेकिन आप देखिएगा फाइनल टैली में जेडीयू को ज्यादा नुकसान हुआ होगा। बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा आएगी, ये पहले भी हम लोग बोलते थे। तो हमारा एलजेपी कहाँ है रामेश्वर जी? लेकिन एलजेपी कहाँ है? अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें सिर्फ 4 सीटें। देखिए, आपने 2015 में 2 सीटें जीती थी, इस बार 4 सीटें, डबल हो गए, इसी से खुश हैं? ठीक है, चलिए, हम कोई खुश नहीं है। हमें दुख है कि भाजपा को आगाह करने के बाद भी, सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद, पूरा आईबी रिपोर्ट के बाद भी भाजपा नहीं संभली, तो हम लोग को ज्यादा दुख है। आप सोचिए, 50 लोग भाजपा छोड़ के 30-30 साल के कार्यकर्ता हम एलजेपी से लड़ने गए, तो हमें दुख नहीं है क्या? सुधांशु जी, पार्टी थी, कोई बात को ऐसे ही छोड़ देता है क्या? पहले से ही भांप लिया था एलजेपी ने। और देखिए, कहा भी जाता है मौसम वैज्ञानिक है ये, जैसे ही लगा नीतीश अब डूबने वाले हैं, खिसक लिए और 143 सीटों पर सीधे सीधे नुकसान पहुंचा दिया। मैं आऊंगी सुधांशु जी सवाल के साथ, लेकिन कोसी की 31 सीटों की बात कर लेते हैं। आपको बता दें 127 सीटें महागठबंधन को मिल चुकी हैं। कोसी का यह आंकड़ा जल्दी से आपके सामने रखते हैं। 31 में से 23 सीटें महागठबंधन को, एनडीए को 8 सीटें, यानी कि प्रचंड बहुमत तेजस्वी यादव के महागठबंधन को बिहार में हमारे इस एग्जिट पोल में मिलता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ जो गुस्सा था वो गुस्सा वोट में भी तब्दील हो गया और यहां पर नीतीश कुमार को वहां की जनता ने सत्ता विरोधी लहर में एक तरह से बिल्कुल हटा दिया। हालांकि नीतीश कुमार के जेडीयू दफ्तर पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर लिखा था 2020 फिर से नीतीश, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की ओर से बार बार कहा गया 2020 नीतीश फिनिश। और कम से कम अब तक के जो आंकड़े हैं वो यही दर्शा रहे हैं। कोसी की 31 सीटों में से महागठबंधन को 23 सीटें, एनडीए को 8 सीटें और इस तरह से प्रचंड बहुमत। सीधे सुधांशु जी, प्रचंड बहुमत महागठबंधन को, जंगल राज भी काम नहीं आया इस बार। नीतीश कुमार को सीधे वहां की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, हमने अपनी तरफ को नहीं छोड़ा, जैसे अभी रामेश्वर चौरसिया जी बोल रहे थे, ना हमने इनको छोड़ा, ना हमने नीतीश कुमार जी को छोड़ा। हाँ, जहां तक चुनाव परिणाम की बात है, परिणाम आने के बाद हम उसे स्वीकार करेंगे। परंतु एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे अभी रामेश्वर जी ने कहा, तो कहा गया साहब आप लोग इस ढंग की बात कर रहे हैं कि जाति की बात की, इस जाति को इतना वोट मिलना चाहिए और इसका इस प्रकार से एक मजाक बन जाता। तो मैं सिर्फ 2 ही उदाहरण देना चाहूंगा। परिणाम चाहे जो हो, ये बाबू साहब अकड़ के नहीं चल सकते थे, ये जातिवाद नहीं था, ये तो एक समरसता का प्रतीक था। और डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट, जिसके लिए आज तक कोई माफी नहीं मांगी गई है, वो भी एक समरसता का प्रतीक था। और जब पिछले चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी जारी किए थे तो ब्रैकेट में बाकायदा सबकी जात लिखी थी, तो जो ब्रैकेट में जातियां लिख के प्रत्याशी जारी करते थे तो वह भी सामाजिक समरसता का प्रतीक था। इसलिए मैं कह रहा हूं, जातिवाद से लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। इस परिणाम में भी यदि आपके देख, तो जो मैंने पहले इसे कहते हैं होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ
टोटल सोसाइटी वो हमारे में है। अब इतने बहुमत के बाद भी और फिर हकीकत क्या होगी, ठीक है, हम लोग 10 तारीख को देखेंगे। जी, जातिवाद पर किसका कितना जोर, चर्चा अनंत है और होती रहेगी। इस बीच हम आपको बता दें, अभी तक के आंकड़े साफ संकेत देते हुए कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है। पूरे बिहार में हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन की लहर राज्य के सभी 6 क्षेत्रों में जबरदस्त बढ़त। एग्जिट पोल का आंकड़ा ये बताता हुआ भोजपुर में 49 सीटें, चंपारण 18 सीट, एनडीए को 8 सीटों का अनुमान है। एक एक क्षेत्र में आप देखिए, खास तौर पर भोजपुर का इलाका देखिए, तमाम जगहों पर एक तरह से क्लीन स्वीप ये दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में हमारे साथ प्रदीप गुप्ता एक्सिस बाय इंडिया के जुड़ रहे हैं और यहाँ पर पहुंच भी गए हैं। ये आंकड़े साफ संकेत देते हुए नए सिरे से हम खबरों को आगे ले जा रहे हैं। बिहार की पूरी तस्वीर आपको बता रहे हैं, क्षेत्रवार तरीके से बता रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि हर इलाके में लगभग, अगर चंपारण को आप छोड़ दें जहां पर थोड़ा सा फासला कम है, तमाम जगहों पर क्लीन स्वीप करता हुआ एक तरह से महागठबंधन दिख रहा है, एक बहुत बड़ी बढ़त बनाते हुए, और इसको एक लहर के तौर पर देख रहे हैं प्रदीप गुप्ता। प्रदीप गुप्ता हमारे साथ यहां पर जुड़ भी गए हैं। जल्दी से एक टिप्पणी आपसे, क्योंकि हम आंकड़े जो अभी तक दिखा रहे हैं, स्पष्ट आपका कहना है कि बन रही है महागठबंधन की सरकार। 3 सबसे बड़े टेकअवेज जिसके जरिए लोग इसको और सरल तरीके से समझ पाए। प्रदीप गुप्ता जी, देखिए, बिहार में हमेशा जाति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बट इस चुनाव में बिकॉज ऑफ कोविड या कह लीजिए 15 साल का स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी नीतीश सरकार के अगेंस्ट, वो एक बड़ा कारण था। बट उसके चलते एंटी इनकम्बेंसी होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसको एनकैश कौन करेगा, विकल्प क्या मौजूद है। तो जो तेजस्वी यादव ने अपने आप को विकल्प के तौर पे प्रस्तुत किया और जो पुराना जंगल राज का बैगेज था उसको एकदम दूर कर दिया। कहीं दूर दूर तक राबड़ी जी, लालू जी या किसी भी फैमिली मेंबर को आप नहीं पाएंगे। हाँ। और सबसे बड़ी चीज है जो मुद्दे उठाए, कॉमन मैन के मुद्दे। हाँ। जो पहले रोड सड़क बिजली पानी होता था, वो आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज बिहार ऐसा स्टेट है जहां पर कहने के लिए एक भी प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है और करीब करीब आपने देखा होगा 30 लाख से ज्यादा माइग्रेंट लेबर है जो कि बाहर काम करते हैं। तो जो कोरोना की वजह से वो वापस आए, तो कह लीजिए कि जो एक आर्थिक स्थिति थी बिहार में करीब करीब 80% लोगों की, वो चरमरा गई और सबको रोजगार की तरफ नजर जाने लगी कि हम वापस आए तो अब यहाँ करें क्या। एंड दैट इज व्हेन जो तेजस्वी ने जो सही मुद्दा लिया, कमाई और महंगाई, ये पढ़ाई, सिंचाई, महंगाई, यही वो एक सिंगल पॉइंट। और हर जगह, जैसा कि आपने टेकअवेज में भी प्रदीप गुप्ता जी लिखा है, एक नेता स्पष्ट तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं।